हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है मास्टर्स एजुकेशन पॉइंट। और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कॉस्ट को कितने टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है और किस बेसिस पर। बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की, तो कॉस्ट का क्लासिफिकेशन इन बेसिस पर किया गया है। पहला, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कॉस्ट को 4 टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, तीसरा सेलिंग कॉस्ट और चौथा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइबिलिटी, कॉस्ट को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, कॉस्ट को 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप कॉस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और पीरियड, कॉस्ट को 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, प्रोडक्ट कॉस्ट और पीरियड कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू कंट्रोलेबिलिटी, कॉस्ट को 2 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, कंट्रोलेबल कॉस्ट और नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट। अकॉर्डिंग टू देयर रेलेवेंस इन डिसीजन मेकिंग, कॉस्ट को 4 टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है, डिफरेंशियल कॉस्ट, संक कॉस्ट, इम्प्यूटेड कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकॉर्डिंग टू फंक्शंस टू विच दे रिलेट, अकॉर्डिंग टू देयर आइडेंटिफाइबिलिटी विद जॉब्स, प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, अकॉर्डिंग टू देयर वेरिएबिलिटी विद चेंजेस इन आउटपुट, according to the association with product or period, according to their controllability and according to their relevance to decision making। पहला है functional classification। Manufacturing cost, manufacturing costs are those costs related to factory operations which are essential to the completion of the product. It includes direct material cost, direct labor cost and manufacturing overheads. Direct materials are the major components of the finished product and can be easily identified with the product. Direct labor is the labor which is used in actually producing the product. Manufacturing overheads consist of all other costs related to the manufacturing process. मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फैक्ट्री ऑपरेशन से रिलेटेड होती है, जो कि प्रोडक्ट के कंप्लीशन के लिए ज़रूरी है। इसमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स इंक्लूड होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का मेजर कंपोनेंट होता है और प्रोडक्ट से इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। डायरेक्ट लेबर वो लेबर होती है जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में एक्चुअल में यूज़ हुई हो, और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड अदर कॉस्ट से मिलकर बनता है। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, administrative costs include all those costs incurred on the general administration and control of the firm. Examples of such costs are salaries of the office staff, rent of the office building, depreciation and repairs of the office furniture, etc. In fact, any expenditure which is not related directly to production, selling, distribution, research and development forms part of the administrative cost. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में फर्म के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल पर हुई सभी कॉस्ट इंक्लूड होती है। इन कॉस्ट के एग्जांपल है ऑफिस स्टाफ की सैलरी, ऑफिस बिल्डिंग का रेंट, ऑफिस फर्नीचर का डेप्रिसिएशन और रिपेयर्स। वास्तव में ऐसा कोई एक्सपेंडिचर जो कि प्रोडक्शन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होता, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट का पार्ट होता है। सेलिंग कॉस्ट, selling costs are those costs which are incurred in connection with the sales of goods. Some examples of such costs are cost of warehousing, advertising, salesman salary, etc. सेलिंग कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो गुड्स की सेल से रिलेटेड होती है। इसके कुछ एग्जांपल्स है कॉस्ट ऑफ वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्समैन की सैलरी, एक्सेट्रा। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, distribution costs are those costs which are incurred on dispatch of finished products to customer including transportation. Examples of such costs are packing, carriage, insurance, freight outwards, etc. डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फिनिश्ड प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्टेशन सहित कस्टमर्स तक भेजने पर इंकर होती है। इस कॉस्ट के एग्जांपल है पैकिंग, कैरेज, इंश्योरेंस, फ्रेट आउटवर्ड्स, एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइबिलिटी विद प्रोडक्ट्स, डायरेक्ट कॉस्ट, direct costs are those costs which are the major components of the finished products and can be clearly identified with the product being produced. The examples of direct costs are raw materials, labor and other direct expenses which are exclusively incurred for a particular job, product or process. डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का मेजर कंपोनेंट होती है और प्रोड्यूस किए जा रहे प्रोडक्ट के साथ इनको क्लियरली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। डायरेक्ट कॉस्ट के एग्जांपल है रॉ मटेरियल्स, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो एक्सक्लूसिवली एक पर्टिकुलर जॉब,
प्रोडक्ट या प्रोसेस के लिए इंकर किए जाते हैं। Indirect cost. Indirect costs are those costs which cannot be assigned to any particular product, job or process. These costs are usually incurred for the business as a whole and therefore are to be allocated to various products manufactured in the factory on some reasonable basis. Examples of indirect costs are factory lighting, rent of factory building, salaries of foremen, etc. Indirect costs are also called as overheads or on costs. These overheads can be further subdivided into factory overheads, administrative overheads, selling and distribution overheads. इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, जॉब और प्रोसेस को असाइन नहीं की जा सकती। ये कॉस्ट यूजुअली पूरे बिजनेस के लिए इंकर की जाती है और इसलिए इन्हें फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर वेरियस प्रोडक्ट्स पर एक रीजनेबल बेसिस पर एलोकेट कर दिया जाता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट के एग्जांपल हैं फैक्ट्री लाइटिंग, फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट, फोरमैन की सैलरी एक्सेट्रा। इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड्स और ऑन कॉस्ट भी कहा जाता है। इन ओवरहेड्स को फर्दर फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में सबडिवाइड किया जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, फिक्स कॉस्ट, these costs remain fixed irrespective of a change in the volume of output. Fixed cost per unit decreases when the volume of production increases and vice versa. Rent and lease, salary of production manager, salaries of staff, etc. are the examples of fixed costs. It should also be noted that fixed costs do not remain fixed always. They remain fixed only up to a certain level of production activity. If there is a change in the production capacity which require additional building and equipment, staff, etc., such costs will also change. Therefore, fixed costs are fixed with a relevant range of production. Fixed cost आउटपुट की वॉल्यूम में चेंज होने के बाद भी फिक्स रहती है। पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज होती है जब प्रोडक्शन की वॉल्यूम इंक्रीज होती है, और यदि प्रोडक्शन वॉल्यूम कम होती है तो पर यूनिट फिक्स कॉस्ट बढ़ती है। ये ऐसी कॉस्ट होती है जिन पर प्रोडक्शन वॉल्यूम का फ़र्क नहीं पड़ता। ये इंकर होती ही है चाहे प्रोडक्शन हो या ना हो। इसके एग्जांपल है रेंट और लीज़, प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी, स्टाफ की सैलरी एक्सेट्रा। फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स नहीं रहती। प्रोडक्शन एक्टिविटी के एक सर्टेन लेवल तक ही फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है। अगर प्रोडक्शन कैपेसिटी में चेंज होगा जिसके लिए एडिशनल बिल्डिंग, इक्विपमेंट और स्टाफ की नीड होगी तो ये कॉस्ट भी चेंज होगी। इसलिए फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन की एक रेलिवेंट रेंज तक ही फिक्स रहती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी प्लांट की कैपेसिटी 50,000 यूनिट है और हम 50,000 यूनिट या उससे कम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो फैक्ट्री बिल्डिंग का रेंट और प्रोडक्शन मैनेजर की सैलरी सेम रहेगी। बट अगर हम 50,000 यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो फिक्स कॉस्ट भी चेंज होगी। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच वेरी डायरेक्टली और ऑलमोस्ट प्रोपोर्शनेटली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। When volume of output increases, total variable cost also increases, and when volume of output decreases, the variable cost also decreases. But the variable cost per unit will remain unaffected. The examples of variable cost are direct material, direct wages, power, commission of salesman, etc. वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो डायरेक्टली या प्रोपोर्शनेटली आउटपुट के लेवल के साथ बदलती है। जब आउटपुट की वॉल्यूम में इंक्रीज़ होता है तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होती है, और जब आउटपुट की वॉल्यूम में डिक्रीज़ होता है तो वेरिएबल कॉस्ट भी डिक्रीज़ होती है, बट पर यूनिट कॉस्ट में चेंज नहीं आता। वेरिएबल कॉस्ट के एग्जांपल है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, पावर, सेल्समैन का कमीशन एक्सेट्रा। स्टेप कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट इन जनरल रिमेन फिक्स ओवर अ रेंज ऑफ एक्टिविटी एंड देन जम्प टू अ न्यू लेवल एज एक्टिविटी चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, a foreman can supervise a given number of workers in a particular shift. The introduction of another shift will require additional foremen and a certain cost will increase in lumps. Such costs are known as step cost or stair step cost. Generally fixed cost fixed रहती है एक रेंज ऑफ एक्टिविटी तक, और अगर एक्टिविटी में कोई चेंज होता है तो फिक्स कॉस्ट में भी चेंज होता है। जैसे अगर लेवल ऑफ एक्टिविटी बढ़ाई जाएगी तो फिक्स कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। एग्जाम्पल के लिए, एक फॉरमैन एक पर्टिकुलर शिफ्ट में कुछ लोगों को सुपरवाइज कर सकता है। अगर एक और शिफ्ट इंट्रोड्यूस की जाएगी तो उसके लिए एडिशनल फॉरमैन की नीड होगी और इससे कॉस्ट इंक्रीज़ होगी। इन्हीं कॉस्ट को स्टेप कॉस्ट या स्टेयर स्टेप कॉस्ट कहा जाता है क्योंकि ये स्टेप वाइज इंक्रीज़ होती हैं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, these costs are partly fixed and partly variable. These are the costs which do vary but not in direct proportion to output. A part of semi-variable cost comprising of fixed cost component is not expected to change in response to the changes in level of activity. Thus, semi-variable costs vary in the
same direction but not direct proportion to the changes in the volume of output. Telephone bills, power consumption, depreciation, repairs, etc. are the examples of semi-variable cost. In case of telephone bills, there is a minimum rent and after specified number of calls, the charges are according to the number of calls made. Similarly, power costs include a fixed proportion of minimum charge which will be charged even if the power is not consumed, and variable charge is based on the consumption of power. Thus, telephone and power charges increase with an increase in the usage level but not in the same direction. ये कॉस्ट पार्टली फिक्स और पार्टली वेरिएबल होती है। ये वो कॉस्ट होती हैं जो चेंज होती हैं बट आउटपुट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का एक पार्ट फिक्स कॉस्ट का होता है और वो एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज नहीं होता, इसलिए सेमी वेरिएबल कॉस्ट सेम डायरेक्शन में वेरी करती है आउटपुट के वॉल्यूम के साथ बट सेम प्रोपोर्शन में नहीं। टेलीफोन बिल्स, पावर कंजप्शन, डेप्रिसिएशन, रिपेयर्स एक्सेट्रा इसके एग्जांपल्स हैं। टेलीफोन बिल के केस में एक मिनिमम रेंट होता है जो आपको पे करना ही होता है चाहे आप कॉल करो या नहीं, और उसके बाद जब आप उनके थ्रू दी गई सर्टेन नंबर ऑफ़ कॉल्स पूरी कर लोगे तो उसके बाद उसके अकॉर्डिंग चार्जेस लगने लगेंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी के केस में एक मिनिमम चार्ज होता है जो कि फिक्स होता है चाहे पावर यूज़ हो या ना हो, और एक वेरिएबल चार्ज होता है जो पावर के कंजम्पशन पर बेस्ड होता है। तो टेलीफोन और पावर चार्ज इंक्रीज़ तो हो रहे हैं यूजेस लेवल में इंक्रीज़ के साथ बट सेम डायरेक्शन में नहीं। On the basis of product or period. Product cost. Product costs are those costs which are easily attributable to products. These costs are necessary for the production and will not be incurred if there is no production. Product costs consist of direct material, direct labor and a reasonable share of factory overhead. These costs are also called inventoryable costs because these are included the cost of product as work in progress, finished goods or cost of sales. प्रोडक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो प्रोडक्ट पर इजीली एट्रीब्यूट की जा सके। ये कॉस्ट प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी होती है और अगर ये नहीं की जाएगी तो प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। प्रोडक्ट कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड से मिलकर बनती है। इन कॉस्ट को इन्वेंट्रेबल कॉस्ट भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और कॉस्ट ऑफ सेल्स के रूप में प्रोडक्ट की कॉस्ट को इंक्लूड किया गया है। जनरली सारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट के रूप में ट्रीट किया जाता है। पीरियड कॉस्ट. Costs which are easily attributable to time interval are known as period cost. These costs do not attach to products. These costs incurred for a time period and generally non-manufacturing costs are treated as period costs. The examples of period costs are rent of office building, salary of company executives, etc. वो cost जिनको टाइम इंटरवल पर easily attribute किया जा सके उसे period cost कहा जाता है। ये कॉस्ट प्रोडक्ट से जुड़ी नहीं होती। ये कॉस्ट एक टाइम पीरियड के लिए इंकर्ड होती है और जनरली नॉन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट माना जाता है। पीरियड कॉस्ट के एग्जांपल्स है ऑफिस बिल्डिंग का रेंट, कंपनी एग्जीक्यूटिव्स की सैलरी एक्सेट्रा। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबल एंड नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट. कंट्रोलेबल कॉस्ट. कंट्रोलेबल कॉस्ट आर दोज कॉस्ट विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय अ स्पेसिफाइड पर्सन और अ लेवल ऑफ मैनेजमेंट. Variable costs are generally controllable by the lower level of management like departmental heads. For example, cost of raw materials can be controlled by purchasing them in bulk quantities. Controllable cost वो cost होती है जिसे किसी specified person या management level द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है। Variable cost generally management के lower levels के द्वारा कंट्रोल की जा सकती है जैसे departmental heads. एग्जाम्पल के लिए रॉ मटेरियल की कॉस्ट को बल्क क्वांटिटीज़ में परचेज करके कम किया जा सकता है। अनकंट्रोलेबल कोस्ट. अनकंट्रोलेबल कोस्ट आर दोज कोस्ट विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड और इन्फ्लुएंस्ड बाय अ स्पेसिफाइड पर्सन ऑफ एन एंटरप्राइज. फॉर एग्जाम्पल कोस्ट लाइक फैक्ट्री रेंट, मैनेजीरियल सैलरीज एक्सेट्रा. इट शुड बी नोटेड दैट द कोस्ट विच आर नॉट कंट्रोलेबल इन द शॉर्ट रन likely to become controllable in the long run at some level in the organization. अनकंट्रोलेबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो किसी एंटरप्राइज के स्पेसिफाइड पर्सन द्वारा कंट्रोल नहीं की जा सकती। एग्जाम्पल के लिए फैक्ट्री रेंट, मैनेजर की सैलरी एक्सेट्रा। एक ध्यान देने वाली बात यह है कि वो कॉस्ट जो कि शॉर्ट रन में नॉट कंट्रोलेबल होती है वो लॉन्ग रन में कुछ हद तक कंट्रोलेबल हो जाती है। ऑन द बेसिस ऑफ रेलिवेंस टू डिसीजन मेकिंग. डिफरेंशियल कॉस्ट.
The difference in total cost among the various alternatives is termed as differential cost. In other words, differential cost is the result of change in the total cost from an alternative course of action. If the change increases the cost, it is called incremental cost, and the changes decreases the cost, it is called decremental cost. The difference in the total cost may be due to change in the methods of production, change in sales volume, product mix, make or buy or drop out decisions etc. वेरियस अल्टरनेटिव्स के बीच टोटल कॉस्ट में डिफरेंस को डिफरेंशियल कॉस्ट कहा जाता है। दूसरे शब्दों में डिफरेंशियल कॉस्ट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन से टोटल कॉस्ट में चेंज का रिजल्ट होता है। मतलब बिजनेस में किसी भी एक्टिविटी में चेंज करने के कारण अगर टोटल कॉस्ट में चेंज होता है तो उसे ही डिफरेंशियल कॉस्ट कहा जाता है। अगर उस चेंज से कॉस्ट इंक्रीज होती है तो इसे इंक्रीमेंटल कॉस्ट, और अगर डिक्रीज होती है तो डिक्रीमेंटल कॉस्ट कहा जाता है। चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, चेंज इन सेल्स वॉल्यूम, प्रोडक्ट्स मिक्स, मेक और बाय और ड्रॉप आउट डिसीजंस में चेंज की वजह से टोटल कॉस्ट में डिफरेंस आ सकता है। संक कॉस्ट, संक कॉस्ट रिजल्ट्स फ्रॉम पास्ट एक्सपेंडिचर। Sunk cost cannot be changed now and management has no control over such cost. The examples of sunk costs are past cost of inventory, past cost of long-term assets, etc. It should be noted that past information is totally irrelevant but can be used to predict differential cost in future course of actions. Further, the management uses the past expenditure information in performance evaluation. Sunk cost past expenditure से derive होती है। संक कॉस्ट को अब चेंज नहीं किया जा सकता और मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता इन कॉस्ट के ऊपर। इसके एग्जांपल है इन्वेंट्री की पास्ट कॉस्ट, लॉन्ग टर्म एसेट्स की पास्ट कॉस्ट एक्सेट्रा। वैसे तो पास्ट इन्फॉर्मेशन टोटली इररेलेवेंट होती है, लेकिन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में डिफरेंशियल कॉस्ट प्रेडिक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जा सकता है और मैनेजमेंट परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के लिए पास्ट एक्सपेंडिचर इन्फॉर्मेशन का यूज़ करती है। इम्प्यूटेड कॉस्ट, दीज कॉस्ट आर आल्सो कॉल्ड hypothetical cost or notional cost. These costs are included in cost accounts only for the purpose of taking managerial decisions. For example, interest on capital, rent of own building, etc. should be taken into account while evaluating the relative profitability of the projects. इन cost को hypothetical cost और notional cost भी कहा जाता है। इन cost को cost account में managerial decisions लेने के लिए include किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेंट ऑफ ओन बिल्डिंग एक्सेट्रा। ये सब ध्यान में रखा जाना चाहिए प्रोजेक्ट की रिलेटिव प्रॉफिटेबिलिटी इवैल्यूएट करते टाइम। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द लॉस ऑफ अदर ऑल्टरनेटिव्स व्हेन वन ऑल्टरनेटिव इज चूजन। द मैनेजर व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन शुड नॉट ओनली टेक इनटू अकाउंट द कॉस्ट एंड benefits of the proposed alternative but also the profit sacrificed by making the decision. For example, if an owned building is proposed to be utilized for housing a new project plant, the likely revenue which the building could fetch if it is let out is the opportunity cost which should be taken into account while evaluating the profitability of the project. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एक ऑल्टरनेटिव का लॉस है जब दूसरा ऑल्टरनेटिव चूज़ किया गया हो। मैनेजर को डिसीजन लेते टाइम ना केवल प्रपोज ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट और बेनिफिट को ध्यान में रखना चाहिए बल्कि डिसीजन लेने से सेक्रीफाइस किए गए प्रॉफिट को भी। एग्जाम्पल के लिए अगर किसी बिल्डिंग का यूटिलाइजेशन एक न्यू प्रोजेक्ट प्लांट के लिए प्रपोज है तो बिल्डिंग को किराए पर दिए जाने पर उस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ध्यान में रखा जाना चाहिए जितना रिवेन्यू वो लेट आउट से अर्न करती। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और ये लाल वाला बटन भी दबाना ना भूलें जिससे कि मेरी कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। और अगर आपका कोई टॉपिक है जिसमें आपको प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।